अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। और नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अमेरिकी सदर जो बाइडन की, जो आज पहुंचे थे जापान। यहाँ उन्होंने जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की, फिर उनके साथ दीगर जब मामलात पर उनकी गुफ्तगू हो गई तो उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ताइवान के दिफा के हवाले से उन्होंने बड़ा अहम बयान ये दिया कि जी हम जापान के साथ मिलकर ताइवान के दिफा के लिए तैयार हैं। जापान के वज़ीर आज़म ने ज़ाहिर है इस पर खुशी का इज़हार करना था, खुशी का इज़हार किया, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अपनी एक्साइटमेंट बताई वो ये थी बाइडन को कि उन्हें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि अभी जैसे कि आप तमाम लोग नाज़रीन जानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर एक दुनिया में चल रही है जिस पर तकरीबन हर ही मुल्क की नज़र भी है, और ख़ासतौर पर अमेरिका और दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो डायरेक्ट उस जंग के अंदर नहीं है, मौजूद नहीं है। मैं बात कर रही हूँ यूक्रेन और रशिया के दरमियान होने वाली जंग की। तो इस पर जापानी वज़ीर आज़म का कहना ये था कि जी वहाँ पर जंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो बाइडन है वो इंडो पैसिफिक खत्ते में अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं, इस खत्ते के साथ अपनी वाबस्तगी मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर जो हैं उन्होंने एशियाई मुल्कों के दौरे की बात की थी और वो पहुँचे भी, और ख़ास तौर पर उन्होंने विज़िट किया जनूबी कोरिया का। और जनूबी कोरिया का जब वो विज़िट कर रहे थे तो ज़ाहिर है उसमें बात हो रही थी जी कोरिया को लेकर, जहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। और एक जानिब हम देखते हैं कि कहा यह जाता है कि जो मिसाइल हैं उनको रोका जाना चाहिए। अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाते हुए भी हमें दिखाई देता है, और जनूबी कोरिया अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद शिमाली कोरिया जो है वो अपने मिसाइल तजुर्बात से बाज भी नहीं आता है, पाबंदियों को भी खातिर में नहीं लाता है, और फिर मज़ीद जो तजुर्बात हैं उनकी धमकियाँ भी देता रहता है। तो ये सिचुएशन, इसको हैंडल करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे थे। किस कदर वो इसको हैंडल कर पाएंगे इस दौरे के बाद, और ख़ासतौर पर ये जो जापान का उनका दौरा है इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या मैसेज जो है वो यहाँ पर चाइना को वो देना चाहते हैं अपने इस विज़िट के ज़रिए, ये सारी चीज़ें पहले आपको एक रिपोर्ट के अंदर दिखा देते हैं। फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगी जी शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की, उनसे भी बात करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन एशियाई मुल्कों के दौरे पर हैं। जनूबी कोरिया के बाद आज जापान पहुंच गए, जहां उन्होंने टोक्यो में अपने तहादियों से मुलाकातें भी की। सदर जो बाइडन ने जापानी वज़ीर आज़म फोमियो के साथ मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी हमायत का अयादा किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बैनुल अक़वामी बिरादरी के इत्तेहाद की अहमियत पर जोर देते हुए यूक्रेनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया कि रूस की जारहियत का जवाब पाबंदियों के जरिए दिया जाए। सदर बाइडन ने सलामती कौंसिल में जापान की मुस्तकिल रुकनियत के लिए हमायत का अयादा किया। सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका और जापान का इत्तेहाद तवील अरसे से हिंद बहरुल काहिल में अमन और खुशहाली का जामिन रहा है, और अमेरिका जापान के दिफा के लिए पूरी तरह से पुरआज़्म है। जापानी वज़ीर आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि यूक्रेन में जंग के बावजूद जो बाइडन इंडो पैसिफिक खित्ते में अपनी दिलचस्पी और वाबस्तगी को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दोनों रहनुमाओं ने शुमाली कोरिया के जौहरी मिसाइल तजुर्बात और दीगर सरगर्मियों की मजम्मत की, उसे संजीदा और पायदार मुज़ाकरात में शामिल करने पर जोर भी दिया। जापान और अमेरिका अहम टेक्नोलॉजीज के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया कि सदर बाइडन ने जापानी वज़ीर आज़म को इस बात का यकीन दिलाया कि चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी और यूक्रेन पर रूसी हमले के वसी तर पस मंज़र में अमेरिका जापान के दिफा के लिए पुरअज़्म है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि बीजिंग ताइवान के हवाले से अपने मफादात का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खुद मुख्तार ताइवान को कभी कंट्रोल नहीं किया, ताहम इस जजीरे को अपनी सरजमीन का हिस्सा समझते हैं। ताइवान का मामला चीन का एक दाखिली मसला है और इसका ताल्लुक चीन की जोग्राफियाई खुद मुख्तारी से है। इस मामले पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और न ही कोई रियायत दी जाएगी। बीजिंग का मौक़िफ़ है कि ताइवान का जजीरा चीन का एक हिस्सा है। टोक्यो में नए इंडो पैसिफिक फ्रेम का ऐलान भी कर दिया गया, जिसमें 13 ममालिक शामिल हैं।
जापान का ये दौरा, इसको बड़ा अहम समझा जा रहा था, और ये अहम इस तरह से भी हुआ है कि जो अहम एक बयान दिया गया है अमेरिकी सदर की जानिब से यहाँ के वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ताइवान के हवाले से, उस पर बड़ा कड़ा, बड़ा सख्त जवाब, बड़ा सख्त रद्दअमल सामने आया है चाइना की जानिब से। इसी रद्दअमल पर पहले हम बात करेंगे जी। शाज़िया अनवर चीमा साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की, वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। शाज़िया साहिबा, अच्छा ये जो टोक्यो का दौरा रहा है अमेरिकी सदर बाइडन का, मैं चाहूँगी कि पहले इस पे हम बात कर लेते हैं, फिर हम कोरिया को लेकर भी बात कर रहे होंगे। अभी ये जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने देखा कि एक ताइवान का जिक्र जब छिड़ता है और उसके ऊपर ये कहा जाता है बाइडन की जानिब से कि अगर इस पर अटैक होता है, हमला होता है, तो हम पूरी ताकत से इसका दिफा करेंगे। इस पर बनता था चाइना का रिएक्शन देना, चाइना ने रिएक्शन दिया भी है। तो आप नहीं समझती कि अमेरिका जो एशियाई मुल्कों में अपना असर रसूख बढ़ाना चाह रहा है, उसको इस तरह के बयानात के बाद बहुत ज़्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा चाइना की जानिब से? अमेरिका जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो क्या करना चाहता है और उसे कितनी मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। बाइडन जब गवर्नमेंट में आए तो सबसे पहली स्पीच में उन्होंने कहा था कि अब हमारी सबसे ज़्यादा जो हम करना चाह रहे हैं वो है चाइना को कंटेन करना। हमारी सारी एनर्जीज जो हैं वो चाइना को कंटेन करने पे गुजरेंगी, और हमने इसी वजह से अफ़गानिस्तान से हमारा इनकला और मिडल ईस्ट के साथ जो है हमारे ताल्लुकात जो हैं वो हमने बैक बर्नर पे रख दिए हैं। उन्होंने लफ्ज़ बैक बर्नर इस्तेमाल किया था कि बाकी सारे काम हमने बैक बर्नर पे रख दिए। हमारी जो अब की स्ट्रेटजी है फ्रॉम नाउ ऑन, वो चाइना को कंटेन करना है। चाइना को हम उसके ही इर्द गिर्द के पानियों में उसके ही रास्ते जो हैं वो रोकेंगे, और डेफिनेटली उसके अगर तिजारती रास्ते रोकने हैं तो इससे बेहतर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उसके इर्द गिर्द रहने वाले सारे मुल्कों के साथ मिलकर जो है वो फॉर्मेशंस जो हैं बनाएं और फिर उनको उसमें शामिल करें, और ताइवान जो है उसका एक बहाना बनाएं। और ताइवान, आपने देखा होगा कि पूरे यूरोप में भी ताइवान की ख़ास तौर पे जो यूरोपियन ममालिक थोड़े से फाइनेंशली इतने स्टेबल या स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वहाँ पे अमेरिका की मदाखलत इस हद तक है कि वहाँ पे ताइवान की डिफेक्टो एम्बेसीज जो हैं, जैसे एस्टोनिया में है, जैसे कि लैटविया में भी बनने की बात हो रही है। तो ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो ख़ास तौर पे अमेरिका के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ताइवानी डिफेक्टो एम्बेसीज जो हैं एक डिफरेंट नाम के साथ बनाने की भी एक मुहिम चली हुई है। तो ताइवान जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि यूक्रेन जो है वो एक बफर जोन है बिटवीन रशिया एंड द नेटो फोर्सेस। तो ताइवान जो है वो भी उसको एज अ बफर जोन ट्रीट करना चाहिए, और उसकी सॉवरेनिटी और चाइना का उसके ऊपर जो स्टैंस है उसको बहुत रिस्पेक्टफुली लेना चाहिए। इस चीज़ को इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को इनिशिएट नहीं करना चाहिए कि चाइना ताइवान पे हमला कर देगा। भाई आपने यही कहकर रशिया से हमला करवा दिया, अब तो चले इनिशिएट कर लिया गया। अब तो बगैर चाइना के कुछ कहे इस बारे में अमेरिकी सदर ने जो कहना था यहाँ जापान पहुँचने के बाद वो उन्होंने कह दिया। आप क्या समझती हैं कि इसका रिएक्शन जो है वो सिर्फ इस एक बयान तक रहेगा जो चाइना की जानिब से दे दिया गया है, या बहुत सारी जगहों पर? मैं बस ये पूछना चाहती थी कि अमेरिका को मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, और अगर वो इस तरह से इन ममालिक के अंदर अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है, एशियाई ममालिक के अंदर, एशियाई खत्ते के अंदर ख़ास तौर पर, तो आपको नहीं लगता कि फिर उसको इस तरह की छेड़छाड़ अभी नहीं करनी चाहिए? ये उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत वो एशियाई ममालिक से ताल्लुक बढ़ाना चाहते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैं 100% एग्री करती हूँ कि अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें एक ग्लोबल अनरेस्ट और एक ग्लोबल केओस पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपका मेन जो है वो मुद्दा ही ये है और आप यही करना चाहते हैं, आपने इसमें हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि चाइना ने कभी भी कोई फॉर्मेशन या कोई ब्लॉक या कोई पैक्ट बनाने की बात नहीं की है। वो अगर सी पैक की बात भी करता है तो वो उसको एक इनिशिएटिव कहता है जो कि इकोनॉमिक इनिशिएटिव है। वो इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक चांस कहता है। वो ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ मिलें, मैं आपके साथ मिलता हूँ और चले आए हम 2 ममालिक मिलकर, 3 मिलकर, 4 मिलकर फलां कंट्री जो है उसको हम कंटेन करने की कोशिश करते हैं या उसको हम
اس کے اوپر اپنی پالیسیز جو ہیں ری انفورس کرانے کی کوشش کرتے ہیں. چائنا کی طرف سے اس لیے یہ ری ایکشن نہیں آئے گا کہ چائنا جو ہے وہ کہنے سے زیادہ کرنے پہ اس کی پالیسی رہی ہے, اور وہ کبھی بھی اس طرح انٹرنیشنل میڈیا پہ بہت بیان دینے پہ آپ کو ہارڈلی کوئی بیان جو ہے وہ ان کی طرف سے نظر آتا ہوگا. یہ آج کی بات نہیں ہے, کارڈ بنائی گئی آپ کے سامنے ہے, چائنا نے اس پہ کیا بیان دے دیے اور کیا کر لیا. پورا جو ملاکا اسٹریٹ ہے آپ نے اس کو کہاں سے ہزاروں میل دور سے آ کے آپ نے وہاں پہ آ کے چائنا کے خلاف جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ ایک فارمیشن کریٹ کر لی. پھر آپ نے اوکس بنا لیا جو کہ ملٹری فارمیشن ہے, جو کہ وہ بھی چائنا کے بالکل بارڈرنگ واٹرز کے اندر آپ ایک ملٹری فارمیشن جو ہے آپ اپنی پریزنس جو ہے آسٹریلیا, جاپان اور یو ایس اے تینوں مل کر اپنی, پھر آپ کا جو ہے وہ اب ایک نئی فارمیشن جو آپ نے بنائی ہے 13-14 کنٹریز کو ملا کے, جو کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تقریباً میجورٹی جو ہیں وہ چائنا کی نیبرنگ کنٹریز ہیں. خاص طور پہ اس میں ویتنام کی بہت اہمیت ہے. ویتنام جو ہے اس کی اسٹریٹجک لوکیشن چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر آپ اس کو اپنے اس انڈو پیسیفک جو فارمیشن آپ نے بنائی ہے ابھی اسی ریسنٹ دورے میں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پوکنگ کر رہے ہیں, یو آر پوکنگ دا بیئر. اور آپ کو اس کا مطلب ہے جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے نتائج کا بھی پتہ ہوگا. تو اس میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. ہمیں اپنے پرسپیکٹو میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا چائنا کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بہت سالڈ ہے, بہت فنکشنل ہے. ہم امریکہ کے ساتھ اور دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ ہم بگاڑنا نہیں چاہتے ہیں. ہم ون آن ون بیسس پہ اپنے ریلیشن اور اپنے جو فورن پالیسیز ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا امریکہ کی یہ حرکت جو ہے وہ جیوگرافک لوکیشنز پہ یعنی پاکٹس میں ایک انریسٹ اور کیوس انسٹیگیٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. تو وہ کر رہی ہے, اور اس کے بعد آپ یہ کہیں, یہ بالکل ویسی ہی مثال ہے, اس کو سمجھنا اس طرح سے بہت آسان ہو جائے گا کہ جیسے رشیا نے کہا کہ آپ کا یورپ کا اور میرا جو ہے ایک ایگریمنٹ ہے کہ میرے جو بفر زونز ہیں آپ وہاں تک نہیں آئیں گے, آپ بفر زونز کو نہیں ٹچ کریں گے, آپ ان کو یورپین یونین میں شامل نہیں کریں گے, آپ ان کو نیٹو کے اندر پارٹی نہیں بنائیں گے, ممبرشپ نہیں دیں گے, تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نے وہاں پہ بھی باقاعدہ پوکنگ کی, باقاعدہ چھیڑخانی شروع کی, اور اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیے. اب رشیا جو ہے افغانستان تو نہیں ہے, رشیا جو ہے وہ یا پاکستان تو نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ برابری کی سطح پہ اس لحاظ سے شاید نہ امریکہ آ بہت سکتے ساری ہیں. جگہوں پر چھیڑ خانی کر رہا ہے, وہاں امریکہ بہت ساری جگہوں پر تعلقات بھی تو بہتر کر رہا ہے. ہو سکتا ہے یہی چیز اس کو یہ سارا کانفیڈنس اور وہ دے رہی ہو. ایسے تو سپر پاور ہے, اس کو کسی ایسی چیز کی ابھی تو یہ دکھتا ہے ضرورت نہیں ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ آگے کی حکمت عملی بھی طے کر چکا ہے. جیسا کہ صدر بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ سلامتی کونسل کا مستقل رکنیت دلانے کے لیے جاپان کو وہ جاپان کی حمایت کر رہے ہوں گے. کیوں امریکہ ایسا کرنا چاہ رہا ہے, کیوں اہم ہے اس کے لیے کہ جاپان جو ہے وہ وہاں پر ایک مستقل رکن بن جائے سلامتی کونسل کا؟ ظاہر ہے جاپان جو ہے وہ اس کے لیے اس کو پاور, اس کو انرجی فراہم کرے گا, اسٹرینتھ دے گا, اس کی جو بھی اس کی فیوچر وینچرز ہیں. لیکن اس میں ایک بات بہت کلیئر ہے, اور وہ ہمیں اس کو سمجھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ امریکہ سپر پاور تھا. اور ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ کبھی بھی اس حد تک ساتھ نہیں نبھاتا ہے جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے. اب یہی یوکرینین بھی یہی جو ہے پبلکلی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم سے جس بات کا وعدہ کیا گیا تھا, ہمیں اس جنگ میں جھونکنے کے بعد وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے. آپ نے ہمیں کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں, تو ساتھ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے. اور یہی جو ہے وہ افغانستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ اشرف غنی کی گورنمنٹ کے آپ ساتھ تھے, تو آپ کہاں تھے جب طالبان جو ہیں وہ کابل تک پہنچ چکے تھے؟ تو پھر آپ کہاں تھے اور آپ کس طرح سے وہاں سے بھاگے؟ ایک تو یہ کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اب کوسچنیبل ہے کہ آپ بے شک جتنے ملکوں کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ ترقی پذیر ملکوں کو آپ ساتھ ملانا چاہتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ان کو آپ کوئی اس کا بینیفٹ بھی دے رہے ہوں گے, جیسے میں نے ایسٹرن یورپ کی بات کی. اب ٹھیک ہے, آپ ڈالر کی کر رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ وہاں پہ, آپ کے مسئلے مسائل حل ہو رہے ہوں گے, لیکن آپ ایک جو الٹیمیٹ سچویشن ہے وہاں پہ پہنچ کے آپ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, آپ وہاں پہ پہنچ کے آپ ساتھ نہیں دیتے ہیں. دوسری طرف
چائنا جو ہے اور رشیا جو ہے وہ یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ ہم جی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کی جنگیں لڑیں گے، آپ اس سے بھی لڑیں، آپ اس سے بھی لڑیں اور آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بگاڑ لیں. ایسا نہیں ہوتا. اور اسی کی وجہ سے ان کو انڈیا جو ہے اس نے یوکرین کے معاملے میں بالکل بھی بہت کلیئر سٹانس لیا کہ جی چونکہ وہ یہ دیکھ چکا ہوا ہے اور یہ تجربہ کر چکا ہوا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک حد سے آگے آپ کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اس کا ساتھ صرف باتوں کی حد تک ہوتا ہے، فارمیشنز بنانے کی حد تک ہوتا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال، مجھے صرف ایک سیکنڈ دیجئے گا، کہ کوڈ جو ہے جو کہ ایک اسٹریٹجک اور ڈائلاگ ارینجمنٹ تھی، اس میں انڈیا پارٹی تھا، لیکن اوکاس میں انڈیا جو ہے وہ پارٹی نہیں ہے. اور وہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جہاں پہ ملٹری اور جہاں پہ ملٹری ری انفورسمنٹ کی بات ہے وہاں پہ انڈیا کو پارٹی. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، ان کو سرفیس لیول پہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. آپ 15 کیا 20 ملک اکٹھے کر لیں، آپ 20 ملک اکٹھے کر کے بیسیکلی آپ ان سے کروانا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں چائنا کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے. تو یہ تو وقت بتائے گا کہ جب وہ چائنا کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کتنا کھڑے رہتے ہیں، یا آپ اسی طرح بھاگ جاتے ہیں جیسے کہ آپ ہمیشہ سے کرتے ہیں. اس طرح سے آپ نے یوکرین کے ساتھ ابھی حال ہی میں کیا ہے. چلے باقی تو ہمیں بہت کوئی اس میں مثالوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، یہ تو ابھی سب کے سامنے ہے. خود آپ نے کہا کہ وہاں کے عوام کیا، وہاں کے پریزیڈنٹ کیا، سبھی یہ گلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بہت شکریہ میم شازیہ انور چیمہ صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. انٹرنیشنل افیئرس کی بات ہو رہی تھی اور بات ہو رہی تھی جی پریزیڈنٹ جو ہے یو ایس کے صدر بائیڈن، ان کے دورے کے حوالے سے. پہلے وہ پہنچے تھے جنوبی کوریا اور ابھی جاپان میں انہوں نے آج بڑی اہم میٹنگ کی ہے، اور اس اہم میٹنگ کے دوران انہوں نے ایک بڑا اہم میسج بھی دیا ہے جو بہت چبھا ہے چائنا کو. چبھنا بھی چاہیے تھا. جب تائیوان کی بات ہوتی ہے تو پھر اس پر کوئی ہمیں قبولیت کی کوئی صورت کسی ایسے بیان کی نظر نہیں آتی ہے چائنا کی طرف سے، اور ایسا ہی ہوا ہے. اس پر فوری طور پر ریاکشن دیا گیا ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں اور اسی جنگ کی بات کر لیتے ہیں جس کی ابھی ہم امریکہ کے صدر کے حوالے سے اور جب باقی ممالک کے ان پر ٹرسٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو یوکرین یہ دعویٰ کرتا ہوا پہلے دکھائی دے رہا تھا کہ تمام ممالک جو ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یورپ اس کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. اس جنگ سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں جب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ خود یوکرینی عوام کو، یوکرین کے صدر کو یہ کہنا پڑا کہ جی ان کے ساتھ ویسا ہی وعدے نہیں نبھائے گئے ہیں جو اس جنگ میں جھونکنے سے پہلے ان کے ساتھ کیے گئے تھے، خاص طور پر امریکہ کی جانب سے. تو اس جنگ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو بتائیں کہ یوکرینی صدر نے چرنیو میں حملے کے دوران 87 شہریوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی ہے. بہت بڑی تعداد ہے، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس جنگ کے اندر اپنی جان گنوانے والے لوگوں کی بچے بھی اس میں شامل ہیں. اور ابھی انہوں نے اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی، اس خبر کے ساتھ ہی کہ 87 جو لوگ ہیں وہ اپنی جان سے گئے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا عالمی رہنماؤں سے ایک بار پھر سے کہ وہ روس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ہیں جو وہ بالکل ختم کر دیں. اور ابھی ہم آپ کو جو ویژولز دکھا رہے تھے، جو ایک پکچر بار بار دکھا رہے تھے، وہ ہمارے پاس آ رہی ہے روسی سفارتکار کی تصویر. نام ان کا بینڈریف بتایا جاتا ہے. 41 سالہ ہیں یہ، اور بورس جو ہیں انہوں نے استعفیٰ اس لیے دیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اپنے جو ان کا سفارتی کریئر رہا ہے روس کے ساتھ، روس کے اندر 20 سال کا، اس کے اندر انہوں نے کبھی بھی اپنی خارجہ پالیسی کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی جس پر وہ اتنے زیادہ شرمندہ ہوئے ہوں. یہ انہوں نے واضح طور پر اپنے استعفے کے اندر لکھا ہے کہ جو اس وقت رشیا کا کردار ہے یوکرین کے اندر وہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا ہے، اس لیے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہیں. یہ روس کے سفارتکار کہہ رہے ہیں جو اس کی خارجہ پالیسی کو بہت ہی بہترین انداز میں سمجھتے ہیں. بہرحال جی ابھی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان، یوکرین کے درمیان اور یوکرین اور رشیا کے درمیان مذاکرات ایک بار پھر سے شروع ہو چکے ہیں. جو ہم نے لاسٹ ویک آپ کو بتایا تھا کہ مذاکرات بالکل ختم ہو گئے تھے، اس کا دونوں جانب سے اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ کسی بھی سطح پر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. لیکن حالیہ صورتحال کیا ہے اور یہ جو مذاکرات کی خبریں آ رہی ہیں یہ کہاں ہو رہے ہیں، کن کے درمیان ہو رہے ہیں، کس سطح پر ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایک پیکیج میں آپ کو دکھاتے ہیں. روس اور یوکرین جنگ 95 روز میں داخل ہو چکی ہے. ماسکو نے دعویٰ کیا کہ لوہانسک کے 95% حصے پر روسی افواج قابض ہیں. روسی وزارت دفاع نے جاری بیان میں کہا کہ یوکرین کے ہتھیاروں کو تباہ کرنے کے لیے کروز میزائل داغے گئے ہیں.
यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा कि चेरनिहिव हमले में 87 अफराद हलाक हुए। गुज़िश्ता मंगल को भी डेंस्टा गांव पर रूसी फिजाई हमले में 87 अफराद मारे गए थे। तालीमी इदारे ताहाल बंद हैं और सेहत के निज़ाम का भी बुरा हाल है। दूसरी तरफ आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफारतकार ने यूक्रेन में जंग के बायस इस्तीफा दे दिया है। 41 साला बोरिस बोनारीफ ने रूसी सफारती मिशन को भेजे गए एक खत में अपने इस्तीफे की तस्दीक की। उन्होंने रूस के हमले की तारीख की तरफ इशारा करते हुए लिखा, अपने सफारती करियर के 20 सालों में मैंने अपनी खारजा पॉलिसी के मुख्तलिफ मोड़ देखे हैं, लेकिन मैं अपने मुल्क पर इतना शर्मिंदा नहीं हुआ जितना कि इस साल 24 फरवरी को हुआ। रूस के मुज़ाकरातकार के सरबराह ने पेशकश की कि वो यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन कीव को पहले कदम उठाना होगा। व्लादिमीर मेदिंस्की ने तस्दीक की कि 24 फरवरी को मॉस्को की अफवाज के यूक्रेन पर हमले के बाद से दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान बातचीत बाकायदगी से होती रही है। उधर यूक्रेन के अहम मुज़ाकरातकार का कहना था कि हमें जंग बंदी की पेशकश न करें, ये रूसी फौजियों के मुकम्मल इनखला के बगैर नामुमकिन है। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इनके मुल्क में 24 फरवरी से शुरू होने वाली जंग सिर्फ सिफारती कोशिशों से ही खत्म हो सकती है। उन्होंने बैनुल अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मॉस्को के साथ तमाम तिजारत खत्म कर दे। तमाम गैर मुल्की कंपनियों को मुल्क छोड़ देना चाहिए। आलमी बिरादरी को यह भी बता दिया कि कीव को तामीर नौ के लिए माहाना $5 बिलियन की जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की अदालत ने रूसी फौजी को शहरी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी। 21 साला रूसी फौजी ने अदालत में यूक्रेनी शहरी को कत्ल करने का एतराफ किया था। क्रेमलिन ने इस फैसले पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। सेनेगाल के सदर मैकी साल ने जल्द ही रूस और यूक्रेन के दौरे का ऐलान किया है। उनका ये दौरा अफ्रीकी यूनियन की जानिब से होगा, क्योंकि इन दिनों अफ्रीकी यूनियन की सदारत सेनेगाल के पास है। इनका दौरा 18 मई को शेड्यूल था, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर उसे मुलतवी कर दिया गया था। यूक्रेन जंग ने अनाज की बढ़ती हुई कीमतों और ईंधन की किल्लत की वजह से अफ्रीकी मईशतों को सख्त नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल जी, क्या सिचुएशन है इस वक्त वहाँ जंग की, मुज़ाकरात की, ये तो आप जान रहे हैं। अब हमें आपको लेकर चलना है बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया ही की हमें बात करनी है और आपको बताना हमें ये है कि यहाँ आम इंतखाबात जो हुए उसमें अब जो नताइज चूँकि सामने आ चुके हैं। लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया है और स्कॉट मॉरिसन, जिनकी पार्टी के बारे में कहा जाता था कि वो ख़दामत पसंद पार्टी है, उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हिज़्ब इख्तिलाफ लेबर पार्टी के लीडर एंथनी एल्बनीज़, उन्होंने आज मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ भी उठा लिया। ये उनके बरदारी की तकरीब भी अभी कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे। मीडिया से भी बात कर रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामान 151 नशस्तों पर मुश्तमिल और जुज़वी नताइज के मुताबिक लेबर पार्टी अब तक 72 नशस्तें हासिल कर चुकी है। ये सारी चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। बहरहाल जी, हलफ वो उठा चुके हैं। तकरीबन 10 साल उन्होंने अपोजिशन की है, बड़ी स्ट्रॉन्ग उनकी अपोजिशन रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करती रही है स्कॉट मॉरिसन के लिए। लेकिन अब जब वो खुद वज़ीर आज़म बन चुके हैं तो वो मुल्क के लिए क्या करने जा रहे हैं और उन्हें ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त किन मसाइल का सामना है। महंगाई तो वहाँ पर है ही है, आलूदगी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात होती है, माहौलियाती फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। लेकिन एक और चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी स्कॉट मॉरिसन के दौर में, वो यहाँ पर होने वाली नाइंसाफ़ी थी। इस पर वो किस तरह से काबू पाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक पैकेज के अंदर है, आपको दिखाएंगे। एंथनी अल्बानीज़ ने ऑस्ट्रेलिया के नए वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया। उनके साथ डिप्टी लेबर लीडर रिचर्ड मार्ल्स और दीगर 3 वज़रा ने भी अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। इसमें इख्तिलाफ लेबर पार्टी के लीडर एंथनी अल्बानीज़ मुल्क के 31वें वज़ीर-ए-आज़म हैं। उन्होंने 21 मई को मुनाकिद होने वाले कौमी इंतखाबात में तकरीबन 10 साल अपोजिशन में रहने के बाद अपनी पार्टी को इस इंतखाबी फतह से हमकनार कराया और वज़ीर-ए-आज़म की लिबरल नेशनल इत्तेहाद को शिकस्त दी। हतमी नताइज के ऐलान से पहले ही अल्बानीज़ से फौरी तौर पर हल्फ ले लिया गया ताकि वो जापान में जारी क्वाड कॉन्फ्रेंस में शिरकत और अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात कर सकें। अपनी जीत के पैगाम में एंथनी अल्बानीज़ ने कौम से मुखातिब होकर कहा कि ऑस्ट्रेलवी अवाम में इंतशार काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलवी एक कौम के तौर पर मुत्तहिद होना चाहते हैं और बतौर वज़ीर-ए-आज़म इसकी क़यादत करने के लिए तैयार हैं। रहनुमा लेबर पार्टी ने मुल्क में जारी महंगाई, नाइंसाफी और माहौलियाती तब्दीली जैसे मसाइल
حل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک کے نتائج میں موسمیات سے متعلق پالیسیوں پر بہت زیادہ زور دینے اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق آواز اٹھانے والے آزاد امیدواروں کو فیصلہ کن حیثیت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ انہیں آزاد امیدواروں نے وزیراعظم اسکاٹ موریسن کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو ان کے مضبوط قدامت پسند شہری حلقوں میں شکست دی۔ آسٹریلیا کے 59 سالہ نائب وزیر اعظم انتھونی البانیز غیر اینگلو سیلٹک نسل کے پہلے آسٹریلین وزیر اعظم ہوں گے۔ وہ سڈنی کے محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی والدہ نے اکیلے ان کی پرورش کی۔ گزشتہ 3 سالوں میں آسٹریلیا میں مہنگائی، کورونا وبا اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے سابقہ وزیر اعظم سے عوام نالاں رہے۔ حالانکہ الیکشن کمپین میں معیشت اور ماحولیاتی تبدیلیاں ہی موضوع بحث رہے۔ آسٹریلیا کو معاشی مسائل سے نکالنے کے لیے انتونی البانیز نے اپنی الیکشن کمپین میں مالی امداد اور ایک مضبوط سماجی تحفظ کے نیٹ ورک کا وعدہ کیا ہے، جبکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے 2030 تک کاربن کے اخراج کو 43% کم کرنے کے ساتھ دیگر کئی وعدے بھی کر رکھے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آسٹریلوی عوام نے انتونی البانیز کو اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک نئے امید کے طور پر منتخب کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ عوام سے کیے گئے وعدے کس حد تک پورے کرتے ہیں۔ آسٹریلیا سے رپورٹ آپ نے دیکھی، اور ابھی پروگرام میں آگے چل کر ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد ایک اور بیماری جو بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے انسانوں کے لیے، وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے یہ بیماری جو ہے مغربی اور وسطی افریقہ کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن اب یہ بہت سارے ممالک میں پھیل رہی ہے۔ امریکہ سمیت بہت سارے یورپی ممالک میں اس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ کس حد تک یہ خطرناک ہے، کیا بیماری ہے، اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد۔ آ گیا نیا ٹریٹ سفید جو ہے 3 روپے کا بلیڈ، 30 روپے میں 10 بلیڈ۔ نیا ٹریٹ سفید، جیب پہ ہلکا، شیو میں تیز۔ بڑھ رہی ہے گرمی، احتیاط ہے لازمی۔ ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں۔ دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں۔ باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں، پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں۔ ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں۔ کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں۔ تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں۔ زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول، شکنجبین پئیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں۔ طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں۔ حکومت پاکستان۔ ویلکم بیک جی۔ بات کر رہے تھے ہم بریک پر جانے سے پہلے ایک ایسی بیماری کی جو کرونا وائرس سے ملتی جلتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ اتنی ڈیڈلی، اتنی خطرناک، اتنی زیادہ اموات کی وجہ بن سکتی ہے، لیکن یہ بہت تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اس کو کرونا وائرس کے بعد دنیا کے لیے ایک اور خطرہ گنا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ خدا نہ خواستہ ایسا ہو، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ بہت سارے ماہرین جو ہیں، ماہرین صحت، وہ ایسا کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ عالمی ادارہ صحت نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ یہ جو منکی پوکس نامی بیماری ہے، یہ اب تک 12 ممالک میں اس کے 92 کیسز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ یہ کیسز مصدقہ ہیں اور 28 کیسز ایسے ہیں جن کی ابھی تصدیق نہیں ہو پا رہی ہے۔ جسے چکن پاکس نکلتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ دیکھنے میں ہے، لیکن اس کو منکی پاکس کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جسم کے اوپر جو دانے بنتے ہیں اور اس کے بعد جو دھبے بنتے ہیں، وہ اس سے چکن پاکس کے دھبوں سے، دانوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں سائز کے اندر۔ تو اس لیے یہ سوچا جا رہا ہے کہ جی یہ جو بیماری ہے، یہ اس بیماری سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ چکن پاکس کی میں بات کر رہی ہوں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں جہاں یہ بیماری اب پہنچ رہی ہے، وہاں ان ممالک میں بیماری آج سے پہلے کبھی نہیں پہنچی تھی، اس لیے اس بیماری کو اب زیادہ تشویشناک بیماری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ علامات بھی اس کی تقریباً وہی ہیں جو باقی چکن پاکس کے اندر ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو کرونا کے اندر بھی رہتی ہیں۔ بخار میں مبتلا ہو جانا، پٹھوں میں درد ہونا، ساتھ ہی ساتھ تھکن کا محسوس ہونا، اور پھر خاص طور پر چکن پاکس ہیں، جس طرح سے چکن پاکس نکلتے ہیں اسی طرح سے جسم پر دھبے اور دانے جو ہیں بھر جاتے ہیں۔ لیکن یہ بیماری ابھی تک WHO نے جو بتایا ہے، جو ماہرین نے ریسرچ کی ہے، کس حد تک یہ خطرناک ہے، خطرناک ہو سکتی ہے، اس پر آج ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہے۔ یہ رپورٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔
दुनिया के कई ममालिक में मॉन्की पॉक्स फैलने लगा। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तक 12 ममालिक, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। इन ममालिक में मंकी पॉक्स के 92 मुसद्दका और 28 गैर मुसद्दका केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि WHO का कहना है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मंकी पॉक्स के मजीद केसेस के खदशे के पेश नज़र इन ममालिक की निगरानी बढ़ा दी है, जहां अभी तक ये बीमारी रिपोर्ट नहीं हुई। तिबी माहिरीन के मुताबिक मंकी पॉक्स इंसानों से दूसरे इंसानों को करीबी जिस्मानी राब्ते के बायस लाहिक हो रहा है। ये वायरस मगरबी और वस्ती अफ्रीका में आम पाया जाता है, लेकिन गैर मुल्की खबर-ए-रसाई एजेंसी के मुताबिक तारीख में पहली बार ये वायरस अफ्रीकी ममालिक से निकलकर दुनिया भर में फैलता जा रहा है और इसकी तशखीस ऐसे अफराद में हो रही है जो कभी अफ्रीकी ममालिक गए ही नहीं। पहली मर्तबा इस बीमारी की शनाख्त 1958 में उस वक्त हुई थी जब एक तहकीक के दौरान कुछ साइंसदानों को बंदरों के जिस्म पर पॉक्स यानी दाने नजर आए, इसलिए इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया था। इंसानों में इस वायरस के पहले केस की शनाख्त 1970 में अफ्रीकी मुल्क कांगो में एक 9 साला बच्चे में हुई थी। मुताद्ददी बीमारियों के माहिर WHO के एहलकार डेविड हैमन का कहना है कि अब ये जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन की तरह फैल रहा है और दुनिया भर में इसकी मुंतकिली का खतरा बढ़ गया है। इस मखसूस किस्म की बीमारी की अलामात में मरीज का बुखार में मुब्तला होना, पट्ठों में दर्द, सूजन, सर्दी लगना, थकन, हाथों और चेहरे पर चिकन पॉक्स जैसे दानों का उभरना शामिल है। माहिरीन का कहना है कि इन्फेक्शन आमतौर पर 14 से 21 दिनों के बाद खुद ही खत्म हो जाता है, लेकिन मंकी पॉक्स बाज औकात ज्यादा शदीद हो सकता है और मगरबी अफ्रीका में इसकी वजह से अमवात की भी इतलात हैं, लेकिन इनकी तस्दीक नहीं की जा सकी। आलमी इदारा सेहत के माहिरीन का कहना है कि मंकी पॉक्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन की रोकथाम के जरिए फैलाव पर काबू पाया जा सकता है और चेचक से बचाव की वैक्सीन मंकी पॉक्स से बचाने में 85% तक मुअस्सर साबित हुई है, जबकि इस बीमारी से सबसे ज्यादा बच्चों की देखभाल करने वाले वालिदैन हेल्थ वर्कर खतरे में हैं। यही वजह है कि कुछ ममालिक ने इन टीमों को, जिन्होंने मंकी पॉक्स के मरीजों की देखभाल की है, उन्हें भी समाल पॉक्स के टीके लगाने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल जी, ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बड़ी तादाद में हो रहे हैं, नज़र हम इस पर रखे हुए हैं, अपडेटेड हम आपको रखेंगे। अभी हमें आपको आगाह करना है भारत और बांग्लादेश की सूरत हाल से, जहां बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी। बारिशों की वजह से सैलाब आ चुके हैं। बताया ही जा रहा है कि इन दोनों ममालिक में तकरीबन 57 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं इन बारिशों की वजह से। बांग्लादेश के अंदर बताया जा रहा है सैलाबी सूरत हाल 10 अफराद की जान ले गई है और लगभग 2 दहाइयों के बाद ऐसा बदतरीन सैलाब जो है यहाँ पर आया है कि 20 लाख अफराद को अपना घर बार छोड़ना पड़ गया है। भारत की बात करें तो यहाँ जो रियासत आसाम है वहाँ से इत्तलात आ रही हैं कि कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट है हमारे पास, इस बारे में आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश और भारत में शदीद बारिशों के नतीजे में बनने वाले सैलाब से अब तक कम अज कम 57 अफराद की हलाकत हो चुकी। गैर मुल्की खबर-ए-रसाई एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश के शुमाल मशरकी हिस्से में लगभग 2 दहाइयों के बदतरीन सैलाब के नतीजे में 20 लाख अफराद को अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के इलाके जकीगंज के कम अज कम 100 देहात जनूबी मगरबी भारत में दरियाए बुराक के अहम पुश्ते में शगाफ के बायस दाखिल होने वाले सैलाबी पानी में डूब गए हैं, जबकि बांग्लादेश के मशरकी हिस्से के सबसे बड़े शहर में भी सैलाबी पानी मुताद्दिद हिस्सों में दाखिल हो चुका है। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक सैलाब की वजह बारिशों के साथ साथ आसाम के रास्ते दाखिल होने वाला पानी है और पुश्ते में शगाफ को उसी वक्त भरा जा सकेगा जब पानी की सतह कम होगी। दूसरी जानिब बांग्लादेश की सरहद के साथ ही वाक़ई रियासत आसाम में भी शदीद बारिशों के बाद सूरत हाल निहायत खराब है। हालिया दिनों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से कम अज कम 14 अफराद अब तक हलाक हो गए हैं, जबकि रियासत बहार में कम अज कम 33 अफराद आंधी के नतीजे में हलाक हो चुके हैं। रियासत आसाम के 3200 गांव के 8.5 लाख अफराद उस वक्त बेघर हो चुके हैं। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने और बेशतर अजला में जमीन का बड़ा हिस्सा ज़रियाब आने पर तकरीबन 90,000 लोगों को सरकारी इमदादी पनागाहों में मुंतकिल किया गया है। बारिशों और सैलाब से खेतों का बड़ा हिस्सा डूब गया है और हजारों घरों को नुकसान भी पहुंचा है।
सैलाबी पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय फिजाइया ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर रखा है और अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक एशिया के बड़े दरियाओं में से एक ब्राह्मा पत्थर के बिफरने से भारत और बांग्लादेश में ऐसी सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। सैलाबी पानी से आसाम का रेलवे नेटवर्क भी शदीद मुतासिर हुआ है और विफाक की जानिब से फौरी तौर पर 180 करोड़ रुपए मरम्मत के लिए जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, बिहार और आसाम के कई शहरों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई भी कर दी है, जबकि तमिलनाडु और कर्नाटक में सैलाब से भी खबरदार किया गया है। एक जानिब शदीद बारिशें हैं तो दूसरे जानिब मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक दर्जे हरारत में इस कदर शिद्दत और अचानक मौसम बदलने के रुझानात इस बात के वाज़ेह सबूत हैं कि माहौलियाती तब्दीलियां बहुत तेजी से अपना असर दिखा रही हैं। अगर फौरी तौर पर माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई ठोस हिकमत अमली न अपनाई गई तो आइंदा सालों में सूरत हाल बद से बदतर होती जाएगी। आइंदा सालों में सूरत हाल बद से बदतर होती चली जाएगी और ये सारा कुछ हो रहा है जी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, जिसको लेकर दुनिया में बहुत सारा काम होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है। बातें ज़्यादा हो रही हैं, आलमी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस भी हुई थी लेकिन उसके बाद हमने खातिर खा काम जो होना चाहिए था वो होता हुआ देखा नहीं है और उसी के नतीजे हम सबको भुगतना पड़ रहे हैं। बहरहाल जी आज का प्रोग्राम जो उसका वक्त खत्म हो रहा है। जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी अल्लाह के बाद। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी गुज़िश्ता रोज सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्टन विला की टीम को शिकस्त देकर एक बार इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने में कामयाब हुई। लीग के आखिरी मैच के पहले हाफ में मैनचेस्टर सिटी के 1-0 के खसारे में जाने के बाद ऑस्टन विला का पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन टूर्नामेंट के आखिरी 20 मिनट में मेजबान टीम ने शानदार कमबैक करते हुए 3 गोल स्कोर करके पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। ये गुज़िश्ता 5 साल में चौथा मौका है जब मैनचेस्टर सिटी ने ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि इंग्लिश प्रीमियर लीग के मौजूदा फॉर्मेट में टीम का मजबूती तौर पर ये छठा टाइटल है। आपने बंदूक की नोक पर तो जेवर चोरी होते देखा होगा, लेकिन भारत की खातून ने सोना मुंह में छुपाकर अनोखी चोरी की है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के शहर रायबरेली की एक सोने की दुकान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक खातून को मुनफरिद अंदाज में चोरी करते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 खवातीन सोने की दुकान में दाखिल हुई और दुकानदार को बातों में लगाकर एक खातून सोने को मुंह में रख लेती है। दुकानदार को इस वक्त तो उसकी खबर न हुई, लेकिन दुकान में लगे कैमरे ने यह मंजर कैद कर लिया, जिस पर अब सोशल मीडिया सारिफीन के दिलचस्प तबसरे जारी हैं। मुहिम जोई की मुतलाशी और खलाबाज अब खला में जाए बगैर बेवजनी की कैफियत का तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की कंपनी ने हवाई जहाज में खला जैसा माहौल तैयार कर लिया है। खुसूसी तौर पर तब्दील किए गए इस बोइंग तैयारे में दाखिल होने वाले इस तरह तैरते, पलटते और उड़ते हैं जैसे वो खला में हों। ऐसा माहौल जहां कशिश शकल सिफर हो, तहकीक के लिए भी बेहतरीन है और यही वजह है कि अमेरिका भर में तलबा को इस तैयारे तक रसाई दी गई है ताकि वो जीरो ग्रेविटी या कशिश शकल पर तहकीक कर सकें। जापान की खातून ने अपने कानों से छतरी और सेल्फी स्टिक थाम सकती हैं। जापान से ताल्लुक रखने वाली 37 साला खातून ने दुनिया में सबसे ज्यादा लचकदार कानों की मालिक हैं। आम इंसानों के मुकाबले में वो अपने कान को 4.5 सेंटीमीटर तक खींच सकती हैं और उन्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। खातून का कहना है कि उन्हें पहली बार 7वीं जमात में एहसास हुआ था कि उनके कानों की लौ लचकदार है और उसका सबसे पहला इस्तेमाल उन्होंने बारिश में उस वक्त किया जब उनके दोनों हाथों में बहुत सामान था। खातून का कहना है तब उन्होंने कान का किनारा मोड़कर उसमें छतरी की सलाख टिका दी थी। अब वो सेल्फी स्टिक भी कान में फंसा कर चलती हैं और कान में कलम पकड़ के खताती भी कर सकती हैं। बरतानवी शख्स ने 36 घंटे झूला झूल कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 51 साला रिचर्ड स्कॉट हफ्ते की सुबह 6 बजे क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर लगे झूले पर सवार हुए और अगले रोज यानी इतवार की शाम को झूले से उतरे। उन्हें इस दौरान हर 1 घंटे में 5 मिनट आराम करने की इजाजत थी। रिकॉर्ड बनाने वाले शख्स का कहना है कि इस दौरान उनके पैरों में दर्द और सूजन शुरू हो गई थी, लेकिन मजबूरी तौर पर यह तजुर्बा बहुत अच्छा रहा।